मैं नितेश कुमार मिश्रा। आज हम मौर्योत्तर काल के व्यापार वाणिज्य के विकास को देखेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। व्यापार वाणिज्य के विकास, व्यापार के विकास के पीछे कौन से उत्तरदायी तत्व थे? 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का काल व्यापार वाणिज्य के काल के रूप में जाना जाता है। यह काल विविध रूप से आंतरिक और विदेशी व्यापारिक गतिविधियों के लिए खासकर महत्वपूर्ण रही है। 45 ईसा पूर्व में हिप्पेलस द्वारा पश्चिमी एशिया से भारत तक का मानसून व्यापारिक मार्ग का खुलना एक ऐतिहासिक विकास था, जिसने व्यापार के लिए जहां एक नए मार्गों का भी पता चलता है, साथ ही साथ व्यापार करना भी काफ़ी सुलभ हो जाता है। यानी कौन से मार्ग में कब आना जाना आसान है, इसकी जानकारी हमें हिप्पेलस की खोज से मिल जाती है। यानी मौसम के आधार पर, वायु के प्रभाव के आधार की जानकारी हमें यह देता है। मौर्यों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार के प्रारंभ को विकास का एक महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है। मौर्यों द्वारा स्थापित एक रूप प्रशासन व संचार प्रणाली में हुए विकास के कारण उपमहाद्वीप में एकता आई तथा व्यापार व वाणिज्य के विकास के लिए सहायक परिस्थितियां उत्पन्न हुई। बचत की कृषि विकसित हो गई थी। जनसंख्या के एक भाग शहरों में निवास करने लगे थे। कृषि उत्पाद व्यापार की वस्तु बन गया था, क्योंकि लोगों की अधिकतम संख्या शहरों में रहती थी, जो अपने खाने पीने के लिए स्वयं उत्पादन नहीं कर सकती थी। आगे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई थी, जिन्होंने संपत्ति के एकत्रीकरण व पुनः वितरण पर बल दिया। अब विभिन्न व्यवसायों में व्यापार का स्तर ऊंचा हो गया था। व्यापारी व बौद्ध संघों के बीच महत्वपूर्ण गहरा संबंध था। व्यापारिक मार्गों पर अनेक बौद्ध विहार स्थापित हुए थे। इन संयोजन में बौद्ध धर्म की सहायक भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। बौद्ध धर्म व बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान करने वाले व्यापारी व मठ और उनको अनुदान देने वालों के बीच निकट संबंध था। इस संयोजन में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म में महायान का उदय होना हम देखते हैं। बुद्ध प्रतिमा की पूजा के कारण धार्मिक अनुष्ठानों के अनुपालन में वृद्धि हुई। मठों में अब लैंप जलाने के लिए तेल, खुशबू के लिए अगरबत्ती, भगवती स्तूपों के सज्जा के लिए रेशमी ध्वजों का आवश्यकता हुई। भिक्षुओं ने जैसे ही मठों में अस्थायी रूप से रहना आरंभ किया, उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता हुई। उन्होंने अब अपनी भूमि व संपत्ति रखना शुरू कर दिया था तथा अब वे भोजन व अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए दान पर आश्रित नहीं रह गए थे। इसलिए धीरे धीरे इस समय के भिक्षु वस्तुओं के प्रमुख उपभोक्ता बन गए थे। शहरी केंद्रों का विस्तार भी आंतरिक और बाह्य व्यापार को प्रगति देने में भूमिका निभाता है। शहरी केंद्रों के विस्तार में विलासी मंसूबों के अस्तित्व के लिए उपभोक्ताओं के एक नए वर्ग का जन्म हम देखते हैं। बाहरी देशों से भी भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। इस समय जिन दो साम्राज्य का उदय हुआ था वे थे पश्चिम में रोमन साम्राज्य व चीन में हन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के अंदर मसाले, सुगंधित लकड़ी की भारी मांग थी। साथ ही साथ उत्तरी इन साम्राज्यों के शासकों ने व्यापारियों के प्रति उत्साहवर्धक नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप भारत, मध्य एशिया व चीन के बीच व्यापार समझौते में वृद्धि हुई। भारत में विदेशी गतिविधियों के कारण भारत व मध्य एशिया के बीच होने वाले नियमित व्यापार का आधार सुदृढ़ हो गया। अफगानिस्तान के साथ व्यापार समझौते अभी भी अस्तित्व में थे, परंतु अब मध्य एशिया ने भी व्यापार के नए मार्ग खोल दिए। इन मार्गों में एक प्रसिद्ध मार्ग पुराना रेशम मार्ग था। विभिन्न मानव जातियों के व्यापारियों ने कई व्यापारिक केंद्रों व कॉलोनियों का निर्माण करवाया, जहां से व्यापारी अपना कार्य कर सकते थे। इस तरह के स्थानों के उदाहरण मकरकंद, खोतान, मीरन इत्यादि स्थान रहे हैं। मशकंद, कुषाण उस रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखते थे, जो कि चीन से आरंभ होकर मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया से होकर गुजरता था। कुषाणों के लिए ये मार्ग अधिक आय का साधन थे। उन्होंने व्यापारियों से शुल्क उगाए हैं। भारत को मध्य एशिया के अरावली पर्वतों के स्वर्ण की अधिक अच्छी मात्रा प्राप्त होती थी। मध्य एशिया से सोना रोमन साम्राज्य के साथ हुए व्यापार से प्राप्त होता था और इसमें भारत का पलड़ा काफी भारी था। व्यापार की संरचना, विदेशी व्यापार की संरचना।
आर्थिक दृष्टिकोण से विदेश व्यापार इस काल के अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्वपूर्ण पहलू है। रोमन साम्राज्य के साथ विशेष रूप से व्यापार होता था। भारत रोम व्यापार मुख्यतः भोग विलासिता वस्तुओं से संबंधित था। इसमें रोजमर्रा से संबंधित वस्तुओं का विशेष योगदान नहीं था। इस व्यापार की शुरुआत प्रायद्वीपीय भारत से होती है और इस व्यापार का अधिक प्रभाव भी प्रायद्वीपीय भारत पर ही दिखता है। भारत रोम व्यापार दो प्रकार का था। एक था प्रादेशिक व्यापार। इसके अंतर्गत भारतीय वस्तुओं का प्रत्यक्ष तौर पर रोम भेजा जाता था। प्रमुख निर्यात की वस्तुएं थी मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च जिसे यवन प्रिया भी कहा जाता है, सूती वस्त्र, मलमल, मोतियां और कीमती पत्थर आदि आदि। व्यापार का दूसरा प्रकार था पारगमन व्यापार। इस व्यापार में भारत की भूमिका एक एजेंट की भूमिका के रूप में होती थी। यह व्यापार रेशम से जुड़ा था। चीन से रेशम प्राप्त कर रोम को भेजा जाना। रेशम को भारत के कोरोमंडल तट पर लाया जाता था, यहाँ से मालवा तट पर लाया जाता था, तत्पश्चात रोम को यह निर्यात कर दिया जाता था। इससे भारत को लाभ होता था। आयात की प्रमुख वस्तुएं रोमन मृदभांड, शराब थी जो रोमन से भारत आती थी, लेकिन वे मुख्यतः सोने चांदी के सिक्के के बदले प्राप्त होती थी। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। भारतीय वस्तुओं की मांग रोम में बहुत अधिक थी। प्लिनी ने उल्लेख ही किया है से पता चल जाता है, और भारी मात्रा में सोने के निर्गमन रोम से हो रहा है, ऐसा प्लिनी ने कहा था। विदेशी व्यापार का दूसरा पहलू दक्षिणी पूर्वी एशिया, मालवा, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया के साथ व्यापार था। संस्कृत साहित्य में स्वर्ण भूमि बर्मा को कहा गया है, स्वर्ण द्वीप इंडोनेशिया को कहा गया है। यह उल्लेख है कि इस क्षेत्रों में भारत के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। विदेश व्यापार का तीसरा पहलू चीन, पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध था। उत्तरी पश्चिमी भारत क्षेत्र में विदेशी शासक वर्ग की उपस्थिति से इन व्यापारिक संबंधों को बल मिलता है। इसका एक अन्य पक्ष भी विभिन्न बंदरगाहों का विकास और इनके साथ बंदरगाह क्षेत्रों तथा आंतरिक क्षेत्रों के साथ विनिमय संबंध का भी विकास है। तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, मछलीपत्तनम तथा पश्चिमी तट के बंदरगाह भरूच, सोपारिक, मुजरिस है। व्यापार की संरचना आंतरिक व्यापार साहित्यिक स्रोतों, मिलिंद पन्हों, जातक कथाओं व्यापार तंत्र के संगठन की सूचनाएं प्रदान करते हैं और इनका अनुमोदन पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि सिक्के, मोहर, मुद्रांकन से होता है। हम आंतरिक व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं अभी। इसकी जानकारी में साहित्यिक स्रोत मिलिंद पन्हों, जातक कथाओं से मिल जाती है। इन साहित्यिक संदर्भों के साथ ही मोहरें, मुद्रा, सिक्के इसके प्रमाण हैं। व्यापार आंतरिक हो रहे थे, इसके प्रमाण देते हैं। मोहरें विविध प्रकार के पदार्थों जैसे कि पत्थर के बनते थे, हाथी दांत के बनते थे, तांबा के बनते थे। इनका प्रयोग पहचान चिन्हों के लिए किया जाता था, वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। वस्तुओं को रस्सी, सुतली से कसकर बांधा जाता था और गांठ पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और उसके बाद सील से इसे मुहर बंद कर दिया जाता था। उसके पश्चात मिट्टी को या तो परोक्ष गर्मी देकर अन्यथा धूप में सुखाया जाता था। उत्तर भारत के पुरातात्विक स्थलों से हमें मिट्टी की मुहर जिनके पीछे सुतली का निशान होता है अधिकतम मात्रा में पाई गई है। सिक्का पद्धति व्यापार विनिमय का एक अच्छा सूचक है। मौर्य काल में तांबे के बने ढले हुए सिक्के हम देखते हैं, चांदी के छेद वाले सिक्का देखते हैं जिसे कासारपन कहा गया है। मौर्य काल के पश्चात टकसालाओं में बनने वाले सिक्कों के टंकन की विधि, संख्या, प्रकार तेजी से वृद्धि हुई। सिक्कों पर अभिलेखों की शुरुआत हुई। सिक्कों के ढालने और टंकन के नए नए तकनीकों का आगमन हुआ। उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर बसे भारतीय ग्रीक राजाओं ने चित्र वाले सिक्कों का चलन शुरू किया जो कई शताब्दियों तक चलता रहा। चांदी और तांबे के सिक्के में द्विभाषिक लेख का भी विस्तार ग्रीक भाषा लिपि में हम देखते हैं। दूसरी तरफ सामान्यतः खरोष्टी लिपि और प्राकृत लिपि भाषा में भी और लिपि में भी हम सिक्कों पर लेखों का अंकन देखते हैं। पश्चिम भारत में क्षत्रप के सिक्के महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभिक शताब्दियों के सिक्के की एक अन्य विशिष्ट श्रेणी कुषाणों की थी। कुषाणों ने बहुत संख्या में स्वर्ण सिक्के को मुद्रित किया जिनमें भारत, ग्रीक, ईरान के विविध प्रकार के देवता चित्रित हैं।
ये बहुत प्रकार के सिक्के बनाए जाते थे उस समय। सिक्का पद्धति व्यापारिक क्रियाओं को सुगम बनाने हेतु व मुद्रा के विस्तृत उपयोग को दर्शाता है। उत्तर अफगानिस्तान के ऑक्सस घाटी में बैक्टीरिया चीन मध्य एशिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। इस शहर से एक मार्ग कपास व काबुल घाटी से होता हुआ कपिसा और काबुल घाटी से होता हुआ कुषाण साम्राज्य के प्रमुख प्रदेशों तक जाता था। विभिन्न स्रोतों से हमें भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर दो मुख्य मार्ग का पता चलता है। एक है उत्तरापथ मार्ग जो उत्तर के प्रमुख केंद्रों को जोड़ता है, जबकि दूसरा दक्षिणापथ मार्ग जो भारतीय उपमहाद्वीप के केंद्रों के यानी भारतीय प्रायद्वीप के केंद्रों को जोड़ता है। उत्तरापथ पुष्कलावती या आधुनिक परसदा से उत्पन्न होकर तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, वाराणसी, पाटलिपुत्रा होते हुए ताम्रलिप्ति तक जाता है। वहीं दक्षिणापथ मार्ग महिष्मती से लेकर अमीरावती तक जाता है। मथुरा से एक मार्ग सिंध के पश्चिमी तरफ निकलता था और इस मार्ग के द्वारा घोरे को उत्तर की ओर लाया जाता था। मथुरा उज्जैन तथा नर्मदा के मुहाने पर स्थित है। भरूच बंदरगाह से जुड़ा हुआ एक स्थल है। एक तीसरा रास्ता सिंधु नदी के समानांतर चलता था। नदी के मुहाने पर तक्षशिला से पाटला को जोड़ता था इंदु नदी। यहाँ विशेष पहलू यह है कि सभी प्रमुख मार्ग गंगा नहर का अनुगम करते थे और ऐसे कई सारे संदर्भ उपलब्ध हैं जो नदी के नाव के सहारे वस्तुओं को ले आने का वर्णन करते हैं। व्यापारिक केंद्रों और शहरों का विकास एक सहवर्ती विकास है। साहित्यिक साक्ष्यों और पुरातात्विक उत्खनन कई संपन्न केंद्रों के संदर्भ में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मथुरा के बारे में, कौशाम्बी के बारे में, अहिर छत्र, वैशाली, तामलुक के बारे में हमें एक विकसित शहरी व्यापारिक केंद्रों का प्रमाण मिलता है। आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक संघ है। यद्यपि ये बहुत पहले भी अस्तित्व में आ गए थे, परंतु विकसित व्यापार में उनकी भूमिका को और अधिक प्रासंगिक बनाया। उन्होंने बृहद उत्पादन के प्रयास के लिए बनाए गए संघ जो कि जाति बंधनों पर आधारित हैं का प्रतिनिधित्व किया है। अधिकांश शिल्पियों के संघ थे। कुछ महत्वपूर्ण शिल्पी संघ थे जैसे कुम्हार, बढ़ई, धातुकार आदि। उन्होंने उत्पादन को संगठित किया, तैयार उत्पादों की गुणवत्ता को निर्धारित किया, कीमतें निर्धारित की, बैंकों के समान कार्य किया तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान की। व्यापार के विकास का प्रभाव। व्यापार संतुलन के पक्ष में होने से यानी भारत के पक्ष में होने से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। रोम और मध्य एशिया से भारी मात्रा में सोने की प्राप्ति होती थी। विनिमय संबंधों का विकास बाह्य क्षेत्रों एवं भारतीय क्षेत्रों, बंदरगाह, आंतरिक क्षेत्र आदि सभी तक हुआ था। व्यापारिक संबंधों के विकास से तकनीकी का भी विकास हुआ था। इस संबंध में सीसा उद्योग विशेष रूप से महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। सिक्का निर्माण तकनीक के विकास में रोम का स्पष्ट प्रभाव हम देखते हैं। कुषाणों के दिनार प्रकार के सोने के सिक्के रोम का स्पष्टता अनुकरण करते हुए देखे जा सकते हैं। संबंधों के विस्तार से नए प्रकार के विचारों का प्रवेश होता है। इस संदर्भ में गांधार कला के उद्भव को ग्रीक एवं रोमन वासियों के विचारों से जोड़ा जा सकता है। व्यापार वाणिज्य के विकास का प्रभाव धर्म पर भी पड़ता है। बौद्ध धर्म के विस्तार, शैव धर्म का विस्तार, बौद्ध मठों के जीवन में परिवर्तन, इन सब प्रभावों के अंतर्गत समझा जा सकता है। व्यापारिक संबंधों के विकास में बृहत्तर भारत की स्थापना को समझा जा सकता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का प्रवेश, संस्कृति का उद्भव इनकी ओर संकेत करता है। व्यापार के प्रभाव को शहरों के विकास के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। व्यापार का प्रभाव भाषा पर भी पड़ता है, साहित्य पर भी पड़ता है। नए नए प्रकार के शब्दों का उपयोग, प्रचलन हम देखते हैं। नए नए प्रकार के साहित्यों का आगमन देखते हैं। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का काल व्यापार का विकास, अर्थव्यवस्था से संबंध स्थिति को स्थापित करता है। इसके अंतर्गत शिल्प के विकास से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ सीमाओं तक इसे आर्थिक एकीकरण इत्यादि के रूप में समझा जा सकता है। आज हमने व्यापार वाणिज्य के विकास मौर्योत्तर काल में आंतरिक व्यापारों पर, बाह्य व्यापारों पर, व्यापार के विभिन्न प्रभावों पर, समाज के भाषा पर, साहित्य पर, अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े उस पर हमने चर्चा किया है। धन्यवाद।